पाकिस्तान के साबिका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शख्सियत कैसी है, खानदानी पस मंजर और करियर में क्या क्या किया, इमरान खान से इख्तलाफात की वजह क्या थी, क्या जनरल फैज हमीद की तरह जनरल बाजवा की गिरफ्तारी भी मुमकिन है, क्या होने जा रहा है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान के साबिका आर्मी चीफ और सबसे ज्यादा तनाज़ात की जद में रहने वाले कमर जावेद बाजवा 2 जनवरी 1959 को पंजाब के शहर गखड़ मंडी में पैदा हुए, जो उनका आबाई इलाका है। इनके वालिद मोहम्मद इकबाल बाजवा भी पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर थे। उनके ससुर भी आर्मी में थे और मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर्ड हुए। कमर जावेद बाजवा ने कैनेडियन आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से मजीद आला तालीम और तरबियत हासिल की। उन्होंने 24 अक्टूबर 1980 को बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 1982 में उन्होंने सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो जब लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर थे तो उन्होंने रावलपिंडी में तैनात 10वीं कोर में जनरल स्टाफ ऑफिसर से लेकर चीफ ऑफ स्टाफ तक की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उन्होंने शुमाली इलाका जात में फॉर्मेशन कमांडर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत कांगो में 2007 में ब्रिगेडियर कमांडर की हैसियत से तैनात रहे। साबिक इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिक्रम सिंह, जो उस वक्त इस मिशन में डिवीजन कमांडर की हैसियत से तैनात थे, उनका कमर जावेद बाजवा के बारे में तबसरा था कि वो सही मायनों में पेशावर और गैर मामूली सिपाही है। मई 2009 में उन्हें मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में फोर्स कमांडर और फिर जनरल ऑफिसर कमांडिंग की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 2011 में उन्हें हिलाले इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। वो कोयटा में स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के अलावा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर भी रहे। अगस्त 2011 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली, जिसके कुछ ही अरसा बाद वो 10वीं कोर के कमांडर तैनात हुए। फौज में इस कोर को बेहद अहम समझा जाता है। वो इसके कमांडर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते वक्त आर्मी के ग्रेड 1 ऑफिसर थे। 2014 में उन्हें बलोचिस्तान रेजिमेंट का कर्नल कमांडेंट बना दिया गया। सितंबर 2015 में उन्हें GHQ के ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर तैनात किया गया। इस हैसियत में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी थे। वो आर्मी की सबसे बड़ी और अहम 10वीं कोर में 3 मरतबा तैनात रहे। इन्हें कश्मीर के अमूर में भी खसूसी महारत का हामिल समझा जाता है। इनके ख्याल में मजहबी इंतहा पसंद दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए भारत से भी बड़ा खतरा है। अपनी तवील मुलाजमत के दौरान वो कभी किसी मुहाज जंग पर तैनात नहीं रहे, इसलिए कहा जा सकता है कि उन्हें जंग का अमली तजर्बा नहीं था। नवंबर 2016 में उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया। बाद नवंबर 2022 में पाक आर्मी के सरबराही के ओहदे से सुबकदोश हुए। कहा जाता है कि इनके इंतखाब में सियासत में इनकी मुकम्मल अदम दिलचस्पी और खालिस फौजी होने पर यकीन रखने के नजरिए ने भी अहम किरदार अदा किया है। 2016 में जब जनरल बाजवा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो इनकी तकर्रुरी किसी सरप्राइज से कम न थी। वो सीनियरिटी के एतबार से 4थे नंबर पर थे और उन्हें फेवरेट नहीं समझा जाता था, लेकिन इस वक्त के वजीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने खुद उन्हें इस ओहदे के लिए चुना। इनकी मुद्दत मुलाजमत सिर्फ नवंबर 2019 तक थी, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ हुकूमत में उन्हें 3 साल की तोसी मिल गई। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का इंतखाब हमेशा से सियासी फैसला रहा है। आर्मी चीफ का तकर्रुर कभी भी पेशा वराना बुनियादों पर नहीं होता और जनरल बाजवा की तकर्रुर भी इसी सिलसिले की एक मिसाल थी। जनरल बाजवा के बारे में ये भी कहा जाता है कि इमरान खान इनके मंजूर नजर थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि साबिका आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान की पुश से अपना हाथ हटा लिया और जो इमरान खान की हुकूमत को गिरने दिया। गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि इमरान खान की सूरत में उन्हें मुल्क को बचाने वाला निजात दहिंदा सियासतदान मिल गया है। ताहम इक़्तिदार से हटने के 1 बरस बाद ही वो ऐसे खतरे के तौर पर सामने आए जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट के जवाल की वजह बन सकता था, जिसके बाद वही इमरान खान जो फौज और जनरल बाजवा की तारीफें करते नहीं थकते थे, इनकी बुराइयां करने लगे।
ऐसे वक्त में फैज हमीद ने भी उनका भरपूर साथ दिया। जनरल बाजवा के दौर में आने वाली इमरान हुकूमत उसी दौर में ही खत्म हो गई, जिस पर तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा कभी दबे अल्फाज और कभी वाज़ेह अल्फाज में जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते हैं। जनरल बाजवा के दौर में अदालतों पर भी किसी न किसी तरीके से असर अंदाज होने की कोशिशें हुई। उनके दौर में नापसंदीदा और नामतलूब अफराद के खिलाफ फैसले लेने और पसंदीदा अफराद के हक में फैसले करवाने के लिए बड़ी अदालतों को भी इस्तेमाल किया गया। कई जज साहिबान की गवाहियां भी आईं। ये बहुत अफसोसनाक पहलू था। बहुत सारी बुरी बातों के अलावा जनरल बाजवा ने बहुत सारे अच्छे काम भी पाकिस्तान के लिए किए, जिनमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अस्करी सफारतकारी को जनरल बाजवा के 6 साला दौर की बड़ी कामयाबियां समझा जाता है। जनरल बाजवा के दौर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए दहशतगर्दी के खात्मे में मदद मिली और बालाकोट के अहम मसले पर भी इंडिया और दुनिया के साथ जिम्मेदाराना तरीके से डील किया गया। मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए खारजा पॉलिसी में एक जमहूरी हुकूमत से ताउन किया गया और खसूसन माली मुहावले से मुख्तलिफ मुल्कों से फंड्स का इंतजाम भी करके दिया गया। ट्रंप के दौर में अमेरिका को मैनेज किया। इसी तरह अफगान अमन अमल में भी अहम किरदार अदा किया। इन मामलात में सिविल हुकूमत जनरल बाजवा पर ही इंसार किए हुए थी। खारिजा पॉलिसी के मौजू पर भी अहम किरदार अदा किया। जहाँ जहाँ सिविल हुकूमत से कमी रह जाती थी, इसको जनरल बाजवा ही जाकर पूरा करते। वो पिछले कई साल से अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में पसे पर्दा किरदार अदा करते रहे। जनरल बाजवा ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे में भी ज़ाती दिलचस्पी ली। पाकिस्तान के अंदर चीनी शहरियों और चीनी मुफादात पर हमलों के बावजूद जनरल बाजवा के दौर में इस मंसूबे पर तेजी से काम जारी रहा। जनरल बाजवा का एक अहम किरदार ये भी था कि उन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से भी निकाला। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में एक कोर सेल तश्कील दिया जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दिए गए एक्शन पॉइंट्स की पेशरफ की निगरानी कर रहा था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की फलाह भी इनके मद्देनजर थी। मिसाल के तौर पर कतर वर्ल्ड कप इवेंट में पाकिस्तान के आम शहरियों के रोजगार मुलाजमतों का बंदोबस्त जनरल बाजवा की कोशिशों से ही मुमकिन हुआ। इसी तरह जनरल बाजवा ने कोविड और सैलाब दोनों के मामले में हुकूमत को बेहतरीन मैनेजमेंट करके दी। कोऑर्डिनेशन सेल और कमेटियों के जरिए हुकूमत को सपोर्ट किया। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में पाकिस्तान और इंडिया कई बार जंग के दहाने तक पहुंचे। ताहम जनरल बाजवा ने इंडिया के साथ मुज़ाकरात और ताल्लुकात की बहाली की हिकमत अमली की हिमायत की। इस्लामाबाद में एक बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत हर तनाज़े के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी का हामी रहा है। जब दुनिया का 1/3 हिस्सा तनाज़ात का शिकार है तो हमें अपनी सरजमीन को जंग से बचाना चाहिए। उनके दौर में ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे पर असरनो इत्तफाक और अमल दरामद हुआ। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जनरल बाजवा पाकिस्तान को एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर कायम करना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि वो ऐसे पड़ोसी ना बने जो दूसरों को गैर मुस्तहकम कर रहा हो और करतारपुर राहदारी मंसूबे में भी उनका ये नुक्ता नज़र वाज़ह तौर पर नजर आया। मगर अब जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी और सबूतों की बुनियाद पर कोर्ट मार्शल के बाद जनरल बाजवा के खिलाफ भी तहकीकात की आवाज़ें उठने लगी और बहुत से तज्ज़ियाकार और अवाम उनकी भी गिरफ्तारी का मुतालबा करते नजर आते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना है कि उन्हें लगता है जनरल कमर जावेद बाजवा भी बचेंगे नहीं। इमरान खान ने जनरल फैज और बाजवा को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इन दोनों ने इमरान खान को इस्तेमाल किया है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ऑफिशियल पोजीशन है और उनके अरकान का यही कहना है कि हमारा DGISI से कोई राब्ता नहीं था। उनका भी यही कहना था कि उन्होंने पहले भी बताया था कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे। PTI के बहुत से रहनुमाओं ने ऑफ द रिकॉर्ड उनकी गिरफ्तारी से पहले शिकवा शिकायत शुरू किया हुआ था। तहरीक इंसाफ को फायदा हो गया कि एक बिला वजह की दखल अंदाजी बंद हो गई। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद अगर निजी हैसियत में राब्ते कर रहे थे तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। अगर वो हमें ये कहते हैं कि ये काम करो, ये वो काम ना करो, तो ये कहने में भी कोई बुराई नहीं थी। लेकिन ये गलत था कि जब वो हमसे शिकवा करते थे कि आप फला ओहदेदार को हटाकर उसे लगा दो। इस पर तहरीक इंसाफ में मसला था। जो साहब फैज हमीद का पैगाम लेकर जहाँ जहाँ जाते थे उसका नाम ये सब जानते हैं। जिन रिटायर्ड फौजी अफसरान को हिरासत में लिया गया है उन्हें वैसे ही नहीं लिया गया।
تجزیہ کار آسما شیرازی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو کور کمیٹی نے 22 اگست کو ہر صورت میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ شاہ زیب خانزادہ نے اب تک تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ گرفتاریوں کا دائرہ مزید پھیل سکتا ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لینے کے بعد ان سے تعلق کے الزامات پر ریٹائرڈ فوجی افسران کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں کی گرفتاریوں کے بعد حکومت مزید گرفتاریوں کا عندیہ دے رہی ہے۔ شاہ زیب خانزادہ کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جنرل فیض حمید کو تحویل میں لینے اور ان کے کورٹ مارشل پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایک معجزہ ہے، وہ بھی جنرل فیض کے متاثرین میں شامل ہیں۔ جنرل فیض حمید نے اکتوبر میں ان سے معافی مانگی تھی۔ اب جنرل فیض حمید کے بعد جنرل باجوہ پر کوئی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے یا نہیں، یہ تو حالات دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ ان کے گرد بھی شکنجہ کسا جا رہا ہے۔